Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. But nothing can be locked. इतने कम लोग क्यों हैं भाई क्लास में? व्हाट इज हैपनिंग हियर? मैम सीओ फॉलिएज जो पूरी पोयम है मैम, जो राइटर है सीओ फॉलिएज की जो तोरू दत्त है, उन्होंने अपने मीन हाउस के बालकनी में जो सीन्स होते हैं वो सारी चीजें लिखी हैं। ओके, और क्या लिखा है उनके बारे में? मैम बालकनी इसके बारे में पोएम की कुछ लाइंस तो बताओ, कुछ तो बताओ। अच्छा मैम, उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो बालकनी का जो मीन सराउंडिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। हम्म जो लाइट ग्रीन मतलब जो टामरिंड्स होते हैं ना, इमली के पेड़, मीन वो भी बहुत अच्छा होता है। और मैं खोल रही हूँ जो तुमने मुझे भेजी है। ओके, तो अब हम यहाँ पे मैं पोएम लिख रही हूँ और वन बाय वन लाइन उसको डिस्क्राइब करूंगी और इसके क्वेश्चन साक्षी आपको घर से करने हैं, बाकी लोगों को इसका समरी लिखना है। पोएम का नाम है अ सी ऑफ फोलिएज। ठीक है, फोलिएज का मतलब क्या होता है? फोलिएज का मतलब होता है वेजिटेशन या ग्रीनरी। ग्रीन। ठीक है, तो जो पोइट है वो अपने बालकनी की ग्रीनरी के बारे में बात कर रही है। तो हमको एक इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्या पढ़ने को मिला? सी ऑफ फोलिएज, और उसमें भी पहला इम्पोर्टेंट वर्ड हमको जो पढ़ने को मिला वो है फोलिएज का मतलब क्या होता है। तो 8 वर्ड अभी सी ऑफ फोलिएज डाल दो सब लोग अपनी कॉपी में, और पहला देखो फोलिएज का मतलब होता है ग्रीनरी। ठीक है, दैट्स हाउ वी लर्न पोएम प्लस इंग्लिश। ओके, फोलिएज का मतलब ग्रीनरी सबको समझ में आ गया? चलो लाइन में लिखती हूँ पोएम के बारे में क्या है। पोएम है अ सी ऑफ फोलिएज। सी मतलब एक ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा कलेक्शन होता है, यानी सी मींस एबंडेंस ऑफ वाटर। वैसे ही अ सी ऑफ फोलिएज उसी तरह का एक सी है ग्रीनरी का। तो यानी पोइट को ऐसा लग रहा है कि जो उसके पास है वो जो है वो सी से कंपैरिजन है, मतलब उसकी बालकनी में इतनी ग्रीनरी है कि पूरा सी के इक्वल है। वो ये बोल रही है a sea of foliage girds our garden around। मेरे गार्डन को के आसपास देख के ऐसा लगता है जैसे कि ग्रीनरी का पूरा सी आ गया मेरे गार्डन में। समझ गए? ओके, अगला है बट नॉट अ सी ऑफ डल एंड अनवेरिड ग्रीन एंड शी इज सो हैप्पी। अगली लाइन में ये बोल रही है, पहली लाइन में उसने ये बोला है अ सी ऑफ फोलिएज गर्ड्स अवर गार्डन अराउंड, यानी एक ग्रीनरी का सी मेरे गार्डन के चारों तरफ है। और दूसरी लाइन में वो ये बोल रही है बट नॉट अ सी ऑफ डल, लेकिन वो सी ऐसा नहीं है, बट नॉट अ सी ऑफ डल अनवैलिड ग्रीन। और मेरे सी को कोई छोटा मोटा सी मत समझो, कोई डल बिना वैरायटी वाला ग्रीन नहीं है ये। यानी हम लोग जब नॉर्मल सड़कों पे देखते हैं तो एक जैसे 50 पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, और सारे ग्रीन है, तो हमको क्या लगता है इनमें वैरायटी कहाँ है, एक ही जैसे तो है ये 50। लेकिन पोएट इज सो हैप्पी, उसको लग रहा है कि उसका जो गार्डन है वो पूरा का पूरा सी है ग्रीनरी का, और वो भी छोटा मोटा सी नहीं है, बट नॉट अ सी ऑफ डल एंड अनवैलिड ग्रीन। अनवैलिड का मतलब जिसमें वैरायटी कम हो, और मेरा कोई सी डल नहीं है यानी फीका नहीं है, और बिना वैरायटी का ग्रीन नहीं है, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ ग्रीनरी इन माय बालकनी। ठीक है, तो वो अपनी बालकनी की तारीफ कर रही है, और अपनी बालकनी की तारीफ में वो कसीदे पढ़ रही है। हम देखते हैं कि कितना तारीफ कर पाएंगे। इतना तारीफ तो किसी ने अपनी बालकनी का नहीं किया होगा। किसी को अपनी बालकनी में सी दिखता है क्या? नो। गिन चुन करके 2-4 गमले होते हैं हमारी बालकनी में,
पोएट को अपनी बालकनी में पूरी पूरी ग्रीनरी का सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कोई है जिसको यहाँ पे प्लांट वगैरह लगाने का बहुत शौक है, जिसको लगता है कि नहीं नहीं मेरी बालकनी तो दुनिया की सबसे खूबसूरत बालकनी है, क्योंकि पोएट को यहाँ पे यही फीलिंग आ रही है कि मेरी बालकनी दुनिया की सबसे खूबसूरत ग्रीनरी वाली बालकनी है। इसको देख करके तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ग्रीनरी का ओशियन ही आ गया यहाँ पर, ठीक है। जय को लग रहा है पसंद है। जय, आपको पसंद है ग्रीनरी? मम्मी यस मैम। ओके, ग्रीनरी तो वैसे मुझे भी पसंद है। मैं अपने बारे में बताऊं तो आई लिव्ड इन एन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। मेरे ग्रैंड पेरेंट यहाँ पे प्रोफेसर थे। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फल और बागीचे से रिलेटेड होता है। वहाँ पे जो घर है, उन घर के आगे एक 2-2 किलोमीटर लंबे वो है गार्डन्स है, मतलब वहाँ पे आम, शहतूत, एवरीथिंग इज प्रेजेंट है। मतलब तुम लोगों ने इस तरह देखा नहीं होगा कभी भी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मोस्टली मेट्रो टाउन्स में रहते हैं, वहाँ पे ग्रीनरी बहुत बस गमलों में दिखाई देती है। बट आई लिटरली लिव्ड इन अ जंगल, ठीक है। तो मुझे वो मानो, क्या मानोगे? जंगल में कौन रहा था? मोगली। आई एम योर मोगली मैम, बिकॉज आई हैव लिव्ड इन जंगल। देन वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत वैरायटी होता है, बट वो जंगल 1 किलोमीटर में। यहाँ पे पोएट को अपनी बालकनी में ही जंगल दिख रहा है, उसको लग रहा है इतनी ग्रीनरी है कि उसमें बहुत सारी वैरायटी है। अब समझ गए पोएम का एसेंस ही बेटा ये है कि जो पोएट है उसको ग्रीनरी बहुत पसंद है, और उसकी बालकनी में उसने ग्रीन प्लांट्स लगा रखे, और उसको देख करके एकदम सी की याद आ रही है, और वो उसको बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर रही है। ये है पोएम के मन के इमोशन। अगली लाइन क्या है? Sharp contrast of all colors here are seen, यानी sharp, एक मिनट, sharp contrast of all colors, ठीक। sharp contrast मतलब डिफरेंट कलर, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट, इन सब कंट्रास्ट कलर्स है ना। तो शार्प कंट्रास्ट ऑफ ऑल कलर्स, यानी सारे के सारे कलर्स के जो अलग अलग कंट्रास्ट है, रेड अलग एकदम ब्राइट अलग चमक रहा है, और येलो अलग ब्राइट चमक रहा है, उतने सारे कलर्स के शार्प कंट्रास्ट यहाँ पे देखे जा सकते हैं। मतलब वो ये बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डल लगेगा, डल के बाद वाली लाइन ही तो है। तो वो ये बोल रही है ऐसा नहीं है कि जो मेरी बालकनी है वो, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे हम लोग इस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं। मैं बोल रहा है कि ये चैप्टर उसकी बुक में नहीं है, हम लोग एक एनसीईआरटी की पोएम लेके चल रहे हैं और एक साक्षी की बुक की पोएम ली है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक अथर्व के चैप्टर की एक पोएम ले लूंगी और एक जय की ले लूंगी। तो दैट्स हाउ हमें ढेर सारी पोएम्स पढ़ने को मिलेंगी, और पोएम बहुत छोटी होती है, उनको पढ़ने में आलस नहीं करना चाहिए। आज हम पढ़ रहे हैं सी ऑफ फोलिएज, केवल तुम्हें डिस्क्राइब कर रही हूँ, उसके बाद आपको जाना है पोएम को पढ़ना है नेट पर, एंड देन उसका समरी लिखना है। जिनकी बुक में नहीं है ये पोएम और जिनकी बुक में है उनको बुक के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ओके, सी ऑफ फोलिएज बहुत छोटी पोएम है, समझ गए? 7-8 लाइन की बस, खत्म होने वाली है। शार्प कंट्रास्ट ऑफ ऑल कलर्स आर सीन, पोएट ये बोल रही है कि शार्प, ये सबको जाके सर्च करनी है, ठीक है। पोएट ये बोल रही है शार्प कंट्रास्ट सारे कलर के मेरी बालकनी में देखे जा सकते हैं। लाइट ग्रीन, अगली लाइन क्या है? लाइट ग्रीन, हल्के ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन हल्के ग्रीन कलर के, ग्रेसफुल मतलब बहुत ज्यादा, आई मीन ग्रेस का मतलब होता है कोई शालीन लगे, शालीनता जिसे बोलते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत उजड़ लगते हैं, सुंदर लग रहे हैं, बट फिर तूफान कैसा होता है? जो स्टॉर्म चलती है वो उजड़ होती है, वायलेंट होती है, उसमें ग्रेस नहीं होता है। लेकिन जो हल्की विंड होती है बहुत ग्रेस और ब्यूटीफुल लगती है। वो ये बोल रही है जो लाइट ग्रीन कलर की एक ग्रेसफुल टैमरिंड है उसके बालकनी में। टैमरिंड मतलब इमली, तो लाइट ग्रीन कलर की ग्रेसफुल टैमरिंड है उसके गार्डन के अराउंड, ठीक है। वो उसको टैमरिंड भी बहुत ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अगला बोल रही है अमिट द मैंगो क्लम्स, बेटा मैम लेकिन टैमरिंड्स तो ब्राउन होती हैं। अरे वो बेटा लाइट ग्रीन होती है जब वो कच्ची रहती है। कच्ची इमली लाइट ग्रीन कलर की होती है, जो इमली पक जाती है वो डार्क ब्राउन कलर की होती है। इसको ये बात यहाँ पता है? That was the most innocent question of today. I liked it. कच्ची इमली हरी होती है बेटा, ठीक है। वो टैमरिंड को लेके खुश है। अगले लाइन में वो ये टैमरिंड के अलावा वो मैंगो की बात करने लगी, और मैंगो में वो ये बोल रही है अमिट द मैंगो क्लम्स,
मैंगो क्लम्प का मतलब क्या है यहाँ पे? क्लम्प का मतलब होता है बेटा बंच, मतलब बंचेस। जब आप पेड़ पे देखोगे ना तो एक एक मैंगो नहीं लगा होता है, एक छोटी सी ऐसी जो टहनी होती है ना, टहनी का एक पार्ट होता है, उसमें 8 10 15 मैंगोज का गुच्छा होता है, और देख कितना सुंदर लगता है वो। आई हैव सीन इट, इसलिए बता रही हूँ। तो वो ये बता रही है अमिट दी मैंगो क्लम्प, वो जो मैंगोज के गुच्छे है, क्लम्प मतलब गुच्छा, गुच्छा, और बंच इंग्लिश में बंच है इसका मतलब, और हिंदी में गुच्छा जो बोलते हैं, उसको पूरा घना गुच्छा होता है, इसमें 8 10 15 जैसे गुच्छा। जिसको नहीं समझ में आया वो ये समझ सकते हैं कि जब घर में ग्रेप्स आते हैं तो ग्रेप भी किसी बंच में ही होते हैं ना, उठाओगे पूरा तो एक एक ग्रेप लगे होते हैं चारों तरफ। उसी तरह वो मैंगो क्लम्प के बारे में बात कर रही है। अगली जो तुम्हें लिखनी है मीनिंग, वो लिखनी है क्लम्प के बारे में, CLUMP, ये क्लम्प, ठीक है। amid the mango clump of green profound, ग्रीन प्रोफाउंड का मतलब क्या है? मैंगो क्लम्प जो है वो हरे हरे है, ग्रीन प्रोफाउंड अभी पके नहीं है ना, कच्ची अमियां है, तो कच्ची अमियां भी ग्रीन होती है। तो जो ग्रीन मैंगो क्लम्प ऑफ ग्रीन प्रोफाउंड, दूर से देखोगे ना तो हरे हरे आम के जो छोटी आम है, गुच्छे में ग्रीन प्रोफाउंड मतलब बहुत ग्रीन लग रहे हैं। प्रोफाउंड का मतलब जो चीज ज्यादा दिखे, ग्रीन प्रोफाउंड मतलब उनमें ग्रीन ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि वो पके नहीं है। वो ये बताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पक जाते तो येलो लगते और उसको तो चारों तरफ ग्रीनरी दिख रही है, तो वो ये डिस्क्राइब कर रही है किस तरह से मेरी बालकनी में एवरीथिंग इज सो ग्रीन, और ग्रीन में भी वैरायटी के कलर है, कोई लाइट ग्रीन है और कोई ग्रीन प्रोफाउंड है, थोड़ा ज्यादा डार्क ग्रीन है, ठीक है। अगली लाइन में बोल रही है एंड द palms arise like pillars gray between, और उनके बीच में जो पाम के पेड़ हैं, यानी पाम जो लंबे होते हैं, पाम्स को देखोगे ना तो पाम का जो तना होता है वो होता है ग्रे, और उसकी जो पत्ती होती है वो होती है ग्रीन, ठीक है। तो जो पाम है वो ये बोल रही है, और ये मैंगो और इमली के बीच में, यानी टैमरिंड और मैंगो की ग्रीनरी के बीच में पाम्स भी खड़े हुए हैं, एंड वो पाम्स कैसे लग रहे हैं? पिलर के जैसे लग रहे हैं, अराइज लाइक पिलर, वो जो पाम है एकदम पिलर के जैसे लग रहे हैं, और पिलर किस कलर के हैं? ग्रे कलर के हैं। तो कितना ब्यूटीफुली उसने बताया है कि मेरी बालकनी एकदम सी के जैसी है। मुझे देखोगे ना, बालकनी मतलब अपना हाउस गार्डन भी ले सकते हो, तो नॉट नेसेसरली वो बालकनी के बारे में बात कर रही हो, अपना किचन गार्डन के बारे में बात कर रही है। तो जो अपने किचन गार्डन में वो जाती है तो वो देखती है कि वो उसकी जो ग्रीनरी है वो इतनी ग्रीन है कि उसको एक ग्रीन ओशियन से कंपेयर किया जा सकता है। जैसे ओशियन ब्लू होता है और चारों तरफ ब्लू ही ब्लू दिखाई देता है, उसी तरह उसकी बालकनी चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन दिखाई दे रही है, क्योंकि सराउंड कर लिया है ग्रीनरी ने उसके पूरे गार्डन को। उस गार्डन में इमली के पेड़ हैं जो कि लाइट ग्रीन कलर के हैं और वो बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं। उसके अलावा वहां मैंगो के पेड़ है जो गुच्छे में मैंगो है, और उसमें ग्रीन बहुत पता चल रहा है क्योंकि वो प्रोफाउंड गुच्छे में है ना, दे आर हैवी ग्रीन। दूर से देखो तो फोकस हो जाता है, इसीलिए उसने वहां पे प्रोफाउंड वर्ड यूज किया है। प्रोफाउंड का मतलब जो चीज ज्यादा वैल्यू, जैसे आई एम अ प्रोफाउंड इंग्लिश टीचर, मतलब मुझे इंग्लिश के बारे में बहुत चीजें पता है, तो प्रोफाउंड मतलब जो ज्यादा जगह में फैला हो, ठीक है, वो दिख रहा है। तो उनके बीच में हल्के हल्के ग्रे कलर के पिलर के जैसा कुछ दिख रहा है, और वो पिलर ग्रे पिलर बने नहीं है सीमेंट से, एक्चुअली वो पिलर भी पेड़ ही है, और वो पेड़ है पाम ट्री है, और पाम ट्री पिलर की जैसी फीलिंग दे रहा है, तो वो ओवरऑल बहुत सुंदर सीन है। समझ में आया? अगला है and over the quiet pools the sea moves lean, और उसके ऊपर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अगली लाइन में इन चार चीजों की तारीफ तो वो कर ही चुकी है, अगली लाइन में वो बात कर रही है सीमूल की। सीमूल क्या होता है? अगली लाइन है एंड, एक मिनट में स्केच लेके आती नहीं सर, हूँ, ये तो पेड़ होता है। ये ढंग से चल नहीं रहा है, मैं एक काम करती हूँ, लेके आती हूँ मार्कर, आप एक मिनट वेट करो।
ठीक है, मैंने शैतानी तो नहीं की जब तक मैं यहाँ पे नहीं थी। ओके, तो कहाँ तक पहुंच गए थे? हम पहुंच गए थे पाम ट्री के बारे में। पाम ट्री तक हमने तारीफ कर ली, मैंगोज की तारीफ भी कर ली, पाम ट्री की तारीफ भी कर ली, इमली की तारीफ भी कर ली। अब थोड़ा सिल्क वॉर्म या सिल्क कॉटन की तारीफ भी कर लेते हैं। अगली लाइन में पोएट बोल रहा है एंड ओवर देम, और उन इन सब चीजों के ऊपर यानी पाम ट्री, मैंगो और टैमरिंड के ऊपर, इन सब के क्वाइट पूल यानी ये सारे मिलकर के एक पूल ऑफ कलर क्रिएट कर रहे हैं। और ये क्वाइट पूल, जो कलर का जो पूल है, उसके ऊपर जो सीमुल है, सीमुल मतलब सिल्क कॉटन, वो अलग से पता चल रहा है। वो लीन मतलब झुका हुआ, मतलब ये सारे कलर्स हैं और ये कलर एकदम खड़े हुए हैं बंच में, और उसके ऊपर सीमुल्स भी आराम से पहचाने जा सकते हैं। सीमुल्स भी उनके ऊपर झुके हुए और सुंदर लग रहे हैं। तो सीमुल्स और ऊपर ढके हुए हैं, तो वो 4 कलर हो गए। अब ग्रीन भी हो गया, ब्राउन भी हो गया, और सीमुल्स भी यानी सिल्क कॉटन फ्लावर्स भी ऊपर से देखे जा सकते हैं। और सीमुल्स आर आल्सो लुकिंग ब्यूटीफुल विद देम। तो वो पूरा ये डिस्क्राइब कर रही है कि उसके पास सिल्क कॉटन वाले फ्लावर्स भी हैं उसके बालकनी में। एंड देन, और वो कैसे हैं? दे आर रेड रेड, और वो है रेड रेड एंड स्टार्टलिंग लाइक अ ट्रम्पेट साउंड। ठीक है, और वो जो जैसे ट्रम्पेट क्या होता है, किसी को ट्रम्पेट पता है? यस मैम। क्या होता है बताओ? और एक इंस्ट्रूमेंट होता है या म्यूजिकल। ट्रम्पेट इज लाइक वो जो बाजा होता है ना, जो शादियों में लोग बजाते हैं। तो शादियों में बाजा देखा होगा ना, पू 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 करके बजाते हैं, दैट इज ट्रम्पेट। हॉर्न टाइप का स्ट्रक्चर होता है। हॉर्न टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और वो एक्चुअली इस तरह का होता है, ऐसा और ऐसे ऐसे फैला होता है, ऐसे का ऐसा टाइप से होता है, ऐसे फैला होता है आगे से, ऐसे बजाओगे ना, वो जो शादी में भोपू बजता है वो ट्रम्पेट ही होता है। वो जो ट्रम्पेट है, उस ट्रम्पेट की आकार के यानी ट्रम्पेट के जैसे खुले खुले रेड फ्लावर्स है। वो ऐसे लग रहे हैं देखने में जैसे ट्रम्पेट की साउंड है, वो जैसे हिल रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रम्पेट यानी पूरे वो शादियों वाले एकदम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा होगा। तो दे आर रेड इन कलर, वो जो कॉटन फ्लावर्स है दे आर रेड इन कलर, और वो रेड कलर में भी ट्रम्पेट के जैसे लग रहे हैं। ट्रम्पेट मतलब ट्रम्पेट साउंड यानी जो भोपू वाला साउंड है वो दे रहे हैं। तो पूरा म्यूजिकल लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे आ गए हैं। ठीक है, अगले में वो बोल रहा है बट नथिंग कैन बी लवलियर देन द रेंजेस। और इतनी सारी ब्यूटी पर भी ना वो हैप्पी नहीं है, उसके अलावा वो और भी तारीफ करने में लगी हुई है। बट ये सब तो अच्छा है ही है, बट नथिंग कैन बी लवलियर देन द रेंजेस। ये सब बहुत अच्छे हैं, बट नथिंग कैन बी लवलियर देन द रेंजेस। बट जो रेंजेस है दूर कहीं, अभी नहीं पता है कहाँ है, बट इस लाइन को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि वो ये बोलना चाह रही है कि अभी तक जो मैंने बोला वो सब तो बहुत सुंदर है, बट नथिंग कैन बी लवलियर देन द रेंजेस। बट जो रेंजेस हैं, यानी रेंज मतलब चीजें जो श्रृंखला में, रेंज मतलब एक खड़ा है उसके बगल में एक और खड़ा है, एक और खड़ा है, और ऐसे करके पूरे 100 पेड़ खड़े हुए, तो उसको रेंज कहा जाएगा कि वो एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक फैले हुए हैं। वो ऐसी किसी चीज को पॉइंट करना चाह रही है कि ये सब तो बहुत ब्यूटीफुल है, बट रेंजेस से ज्यादा ब्यूटीफुल तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखें ये रेंजेस क्या है, तो वो ये जो रेंजेस हैं, ये रेंजेस बैम्बूज की हैं, यानी रेंजेस ऑफ बैम्बूज, यानी उसके जो किचन गार्डन है उसमें रेंजेस है बैम्बूज की। यानी बैम्बू कैसे होते हैं, अगर किसी ने बैम्बू के पेड़ देखे होंगे तो वो प्रीटी मच ऐसे ही होते हैं, ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये खड़ा, और वो बहुत एकदम घने घने खड़े रहते हैं इस तरह से। इफ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट और वहां पे आप बैम्बू जंगलों में जाओगे तो यू विल सी कि इतने घने में खड़े रहते हैं। तो वो ये बोल रही है कि ये सब तो बहुत सुंदर है, द टैमरिंड, द मैंगोज, एंड उसके अलावा और क्या चीजें पढ़ी है हमने अभी तक आई फॉरगॉट इट। टैमरिंड, मैंगोज और कॉटन फ्लावर्स और पाम ट्री के अलावा ये सब तो बहुत सुंदर है, बट रेंजेस का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और वो जो रेंजेस हैं वो किसकी हैं? दे आर ऑफ बैम्बूज टू द ईस्टवर्ड, और वो ईस्ट की तरफ है। वो जो बैम्बूज हैं वो ईस्ट की तरफ है, बैम्बू की जो रेंजेस ईस्ट की तरफ हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर है। When the moon looks through their gaps, when the moon looks through their, और उसका रीजन बता रही है
कि ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि जब जो चंद्रमा है वो उनके गैप के बीच में से झांकता है, यानी बैम्बू एकदम एकदम घने घने खड़े हैं लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, तो जब चांद की रोशनी बैम्बू के थ्रू छन के आती है, कि मान लो चांद को आप देख रहे हो और बीच में बैम्बूज भी है, तो बैम्बू से थोड़ा थोड़ा चांद दिखता है, जब मून लुक्स थ्रू देयर गैप्स एंड व्हाइट लोटस चेंजेस इनटू अ कप ऑफ सिल्वर, और उसी के साथ में जो एक व्हाइट कलर का लोटस है, शी इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग अ पॉन्ड लाइक सिचुएशन, कि ईस्ट में कहीं पॉन्ड है और पॉन्ड के आसपास बैम्बूज की रेंज खड़ी हुई है, और जब रात को चांद उगता है, यहाँ पर ये देखो चांद है हमारा, और जब चांद की रोशनी से छन छन के आती है और पॉन्ड में कहीं व्हाइट कलर का लोटस फ्लावर होता है, जब वो खिलता है, तो ऐसा देखने पे ऐसा लगता है जैसे ये फ्लावर नहीं, एक सिल्वर कप रखा हुआ है, और सिल्वर कप बहुत ज्यादा शाइन करता है, तो वो लोटस फ्लावर को सिल्वर कप से कंपेयर कर रही है कि मेरे ये सब मेरी जो बालकनी में तो बहुत सुंदर है, बट ईस्ट में जो बैम्बू की रेंजेस है वो तो और भी सुंदर है, और जब चांद बैम्बू की रेंज से थोड़ा थोड़ा छन के उसकी रोशनी कमल पर पड़ती है, तो कमल रात में व्हाइट कलर का कमल ऐसा लगता है जैसे कि एक सिल्वर कप रख दिया हो किसी ने, ठीक है। और वन माइट सून ड्रंकन विद ब्यूटी देन, और इस केस में और इस सिचुएशन को देख के वन माइट, कोई भी आदमी, वन माइट का मतलब कोई भी, जैसे वन माइट फर्स्ट, कोई भी फर्स्ट आ सकता है, वैसे वो वन माइट का मतलब कह रही है कि इस सिचुएशन को देख के वन माइट सून, कोई भी इंसान जो है ना वो मदहोश हो जाएगा, डिजी फील करने लगेगा कि आहा क्या चीज है। यहाँ सून का मतलब है कि फीलिंग सो प्लेजर, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा हल्का हल्का मदहोशी छा गई पूरे सीन को देख करके। ये जो वन माइट, ये जो सिचुएशन, ये वाला पर्टिकुलर सीन है वो इतना ज्यादा सुंदर है कि उसको देख करके कोई इंसान, अगला वर्ड है सून, और सून का मतलब क्या होता है, मैंने क्लम्प पढ़ाया, फॉलिएज पढ़ाया, और अगला वर्ड आपको लिखना है सून। सून का मतलब होता है बेटा फील डिजी, हल्की हल्की मदहोशी, और डिजी का मतलब ये नहीं कि चक्कर आ गए, डिजी का मतलब ये कि हल्की हल्की मदहोशी, होश खो दोगे तुम, इतनी खूबसूरती है कि होश खो दोगे अपने, ऐसी बात बता रही है कि ये जो मून वाली सीन है, और मून में जब तुम कमल को देखोगे तो तुमको लगेगा कि तुमने होश ही खो दिए, इतनी होश खो देने वाली खूबसूरती है। तो वन माइट सून ड्रंकन विद द ब्यूटी देन, और ऐसा लग रहा है जैसे इस चीज को हम क्या कहते हैं, जनरली लोग ऐसा बोलते हैं कि लोग पीने के बाद मदहोश हो जाते हैं, ऐसा तो बोला जाता है ना कि लोग ने पी लिया कुछ, अभी ड्रिंक पी लिया, अल्कोहल पी लिया या वोडका, जो कि एक्चुअली प्रोहिबिटेड है, कभी पीने भी नहीं चाहिए, बट समहाउ जो लोग बहुत गलत काम करते हैं वो लोग इस तरह से, और अगर आप कोई ऐसे, जब जो लोग ड्रिंक करते हैं तो दे क्लेम कि नहीं इसको पीते ही ना मदहोश हो जाते हैं, तो वो उसी से कंपेयर कर रही है कि कोई इंसान उसी तरह का डिजी फील कर सकता है जैसे उसने ब्यूटी को ड्रंकन विद ब्यूटी के ब्यूटी को ड्रिंक कर लिया हो। जिस तरह से लोग अल्कोहल और सारी इंजूरियस चीजें पी करके डिजी फील करते हैं, उसी तरह की मदहोश कर देने वाली ब्यूटी इस कमल की भी है, और उसको, कमल की ब्यूटी को ड्रिंक करके कोई भी इंसान है वो डिजी फील कर सकता है, यानी मदहोश फील कर सकता है, ठीक है। सो ड्रंकन विद द ब्यूटी, ब्यूटी को पी लिया, ठीक है, ड्रंकन विद द ब्यूटी देन, और गेज एंड गेज, और देखते ही रहो, गेज एंड गेज, अगर आप वहां बैठ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप इस कमल और पूरे सीन की ब्यूटी को पी रहे हैं और आप मदहोश फील कर रहे हैं, और आप गेज मतलब ताड़ते रहोगे उसको, इतना सुंदर सीन लगेगा कि ताड़ते रहोगे, और ना प्राइमेवल ईडन इन अमेज। प्राइमेवल ईडन क्या है, लास्ट लाइन में जो पोएट है ना उसने हद कर दी, यहाँ तक तो सारी बात ठीक थी, लेकिन अब वो ये बोल रही है कि मेरा ये जो बैम्बू वाला सीन है वो सुंदरता की सारी लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है, और लास्ट लाइन में वो ये बोल रही है गेज एंड गेज के बाद कि इतना ब्यूटी है कि तुम इसको देखते ही रहोगे, और गेज एंड गेज, और फिर अचानक से ऐसा लगेगा कि तुम किसी ऑन अ प्राइमेवल ईडन, प्राइमेवल ईडन का मतलब बेटा ये है कि ऐसा माना जाता है कि जब पहला गार्डन इस दुनिया में बना था, फर्स्ट गार्डन, फर्स्ट गार्डन किस चीज का, ब्यूटी का, तो ब्यूटी का जो फर्स्ट गार्डन था, ब्यूटी के उस फर्स्ट गार्डन में एडम और ईव पहले ह्यूमन बीइंग्स थे, एडम और ईव की हम सारी संतानें हैं, सबको पता है,
एडम और ईव जो थे बाइबल के अकॉर्डिंग जिस फर्स्ट गार्डन में बैठे होंगे उस गार्डन के जैसा मेरा गार्डन लग रहा है, इतना सुंदर है। ठीक है, तो बाइबल में, बाइबल क्रिश्चियंस की बुक है, उसमें दे हैव मेंशन्ड अ गार्डन प्राइमेवल ईडन। वहां पे ऐसा माना जाता है कि एडम और ईव फर्स्ट टाइम गार्डन में जहां मिले और जितना ब्यूटीफुल वो गार्डन था, लाइक पैराडाइज। लास्ट लाइन में उसको इतनी खुशी है अपने गार्डन के बारे में कि शी इज सेइंग कि तुम देखते रहोगे और ऐसा लगेगा जैसे प्राइमेवल ईडन में अमेज में बैठे हुए हो। अमेज मतलब चकित होके बैठे हुए हो। सबको एक लाइन समझ में आ गई? एक एक वर्ड समझ में आ गया? यस मैम। कोई ऐसा है जिसने, देखो जिसकी सिलेबस में भी पोएम नहीं, उसको भी इतनी अच्छी पोएम आ गई है ना कि अभी भी उसको जिंदगी में दिख जाएगी तो वो ये पोएम का मतलब बता देगा। ठीक है, अगली एनसीईआरटी की पोएम है जो कि बहुत ही छोटू पोएम है, और एनसीईआरटी की पोएम के पीछे चलते हैं हम लोग। एनसीईआरटी की पोएम में केवल 4 ही लाइन है। ठीक है, तो 10 मिनट में वो पोएम खत्म हो जाएगी। मैम इस पोएम का नाम क्या है? इस पोएम का नाम है सी ऑफ फॉइलेज, जिसको सबको पढ़नी है और इसकी समरी करके लानी है। मैम वो जो एनसीईआरटी वाली है। एनसीईआरटी का है स्क्विरल। ठीक है, स्क्विरल पोएम मेरे 1 मिनट में निकाल रही हूँ, मैं ऐप से कर रही हूँ बुक, तो अभी आया नहीं है कोरोना की वजह से। सब लोग अपना ऑनलाइन भी स्क्विरल टाइप कर सकते हो, उससे क्या होगा ना, तुम लोग वर्ड टू वर्ड मैच कर पाओगे कि जो मैं बताना चाह रही हूँ क्या बताना चाह रही हूँ। स्क्विरल पोएम है, ठीक है, और या 4 तो नहीं है, 6 लाइन है। ठीक है, और ये जो स्क्विरल पोएम एनसीईआरटी की है, तो जिनके यहाँ बुक एनसीईआरटी चल रही है उनको ये वाली पोएम की समरी करनी है। लोग जिनके यहाँ दोनों नहीं चल रही है, दे हैव अ चॉइस। आई डोंट वांट टू बी हार्ड ऑन यू पीपल, सो यू हैव अ चॉइस। तुम सी ऑफ फॉइलेज कर लो या स्क्विरल कर लो। ठीक है, तुम्हें ज्यादा पसंद आए, ये मत सोचना कि जो छोटा है उसको कर लेते हैं। सी ऑफ फॉइलेज और इसमें 2 लाइन का डिफरेंस होगा मैक्सिमम। ठीक है, स्क्विरल थोड़ी बोरिंग है, बहुत अच्छी तो नहीं लगेगी। आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग। स्क्विरल पोएम जो है वो एनसीईआरटी की है, तो काफी लोगों के स्कूल में एनसीईआरटी चलती है, तो ठीक है। एनसीईआरटी ये जो पोएम है ये लिखी है माइल्ड्रेड बावर्स ने। तो ये मिल्ड्रेड बावर्स ने जो बुक लिखी है, पोएम लिखी है, उस पोएम का नाम है स्क्विरल, और इसका एंड नेम आर्मस्ट्रॉन्ग है। आई डोंट नो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की याद आ जाती है मेरे को ये मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम देख करके। ये पोएम में गिलहरी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इसको गिलहरी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। और गिलहरी कैसे इंटरेस्टिंग लग रही है, वो एक गिलहरी को देखता है और कुछ चीजें उसके दिमाग में आती है। जैसे पिछले पोएम में हमने देखा कि जो पोएट थी उसको अपना गार्डन देखती है और गार्डन को देख करके कुछ चीज उसके दिमाग में आती है, वैसे ही इस वाले पोएम में जो पोएट है वो देखता है गिलहरी को, और गिलहरी को देख करके कुछ चीजें उसके दिमाग में आती है। ठीक है, अब मैं जो पोएम है वो इस साइड लिख रही हूँ और उसका डिस्क्रिप्शन है वो उस तरफ लिखूंगी। पोएम की पहली लाइन है, He wore a question mark for a tail। अब सबने देखी होगी गिलहरी, कोई महान यहाँ पे ऐसा बैठा है जिसने कभी गिलहरी या स्क्विरल ना देखी हो? कोई है यहाँ पे ऐसा? शर्माओ नहीं, बता दो। कोई है जिसने गिलहरी को कभी नहीं देखा? मैम जय जय ने नहीं देखा? होता है बेटा, कभी कभी तुम लोगों की जनरेशन ऐसी है ना कि कुछ टाइम में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि हमने कभी ह्यूमंस को नहीं देखा, केवल और केवल लैपटॉप को ही देखा है, हमने ह्यूमंस को नहीं देखा। मैंने देखी गिलहरी बहुत बार। बहुत, मुझे तो अच्छी नहीं लगी कभी भी, मेरे गार्डन में तो बहुत रहती थी। आई हेटेड देम ऑलवेज, बट समहाउ इस वाली पोएम में बहुत अच्छे से उनको डिस्क्राइब किया गया है, तो मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगी है अभी। ये लाइन की पोएम है और ये बहुत इजी है, इसलिए मैं डायग्राम कुछ ज्यादा बनाने नहीं, इसलिए पोएम पूरी लिखे दे रही हूँ कि आपसे पढ़ सके। He liked to tease and play। ठीक है, and if we run around his tree
तो लास्ट लाइन है ही वेंट द अदर वे। बस इतनी पोएम है और 5 मिनट में खत्म हो जाएगी तो तुम्हारी छुट्टी। अगर उसके पहले सेशन का टाइम आउट हो जाए तो ज्वाइन कर लेना 2 मिनट के लिए, अगर उसके पहले खत्म हो जाए तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो गिलहरी को पोएट डिस्क्राइब कर रहा है आर्मस्ट्रांग जी, और वो ये बोल रहे हैं ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल। गिलहरी को देख करके ऐसा लगता है कुछ ऐसी सी है गिलहरी, ऐसी सी, ठीक है। उसके बाद ये उसकी पीठ है और ये उसके कान है, और आगे की तरफ से अगर ऐसे देखोगे तो ऐसे करके ऐसे उसका मुंह है। तो ये रही गिलहरी, ठीक है। तो ये जो गिलहरी है, इस गिलहरी को देख करके ये लग रहा होगा तुम लोगों को कि ये जो इसकी टेल है वो क्वेश्चन मार्क के जैसी है कि नहीं है? मैम है। तो पोएट यही बोल रहा है दैट मेरी गिलहरी को देख के मुझे ऐसा लगा ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल, कि उसने टेल की जगह यानी पूंछ की जगह क्वेश्चन मार्क को पहना हुआ है, ठीक है। दूसरा एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और जो उसकी स्किन है वो ग्रे कलर की ऐसी लग रही है देखने में जैसे उसने ग्रे कलर का कोई ओवरकोट पहना है। वो इस स्किन की बात कर रहा है कि ग्रे हेयर है ना उसके पीठ पर, देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई स्किन में ओवरकोट पहना है ग्रे कलर का, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल लाइन है। अगला है he sat up straight to eat a nut, और जब वो खा रहा है नट, मतलब मूंगफली को, वो नट बहुत पसंद होते हैं गिलहरी को, वो पेड़ों से हर जगह से नट अगर उसको कुछ खाने को मिल जाए, किसी भी तरह का ग्राउंड नट, ये नट वो नट, सारे नट गिलहरी खा लेती है। तो he sat up straight to eat a nut, नट खाने के लिए वो जब बैठी हुई है तब भी ऐसा लग रहा है जैसे वो एकदम पीठ है जो उसकी सीधी करके बैठी हुई है। तो जब गिलहरी बैठती है तो उसकी जो रीढ़ स्पाइन होती है वो एकदम सीधी होती है। तो यही बोल रहा है कि वो एकदम सीधी बैठी है और नट खा रही है। वो जब नट खाने के लिए बैठी तो एकदम सीधी बैठी। He like to tease and play, और उसको टीज करना और प्ले करना बहुत पसंद है कि अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो इधर से उधर भाग जाएगी, उधर जाओगे तो इधर से उधर भाग जाएगी। कभी अगर किसी ने गिलहरी पकड़ने की कोशिश की हो, मैंने तो की है, तो ये बात एकदम समझ पाएगा कि गिलहरी को पकड़ना दुनिया का सबसे मेहनती काम है, क्योंकि वो इतनी फुर्तीली होती है कि तुम उसको दूर से देख लोगे ना और उसको भाप लग गई कि तुम उसे देख रहे हो तो वो भाग जाएगी वहां से। यही चीज बता रहा है कि वो इतना जो लाइक कर रही है, व्हाट ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, उसको टीज करना बहुत पसंद है, दूसरों को छेड़ दिया हल्का सा और भाग गई वहां से, और प्ले करना, और यही टीज उसका प्ले है, इधर से दौड़ना उधर, उधर से दौड़ना उधर, और जब थक गए तो बैठ के नट खाने लगे। और जब वो बैठती है तो बैठे पे भी ऐसा लगता है कि उसकी टेल खड़ी रहती है, तो ऐसा लगता है क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है। एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, और अगर हम उसके पेड़ के पास घूमेंगे, इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, अगर उसके पेड़ के आसपास तुम चक्कर लगाओ गिलहरी को देखने के लिए, वेंट द अदर वे, तो वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो गिलहरी के बारे में वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, पोएट ने गिलहरी को देखा है और वो पूरा गिलहरी को डिस्क्राइब कर रहा है कि जैसे मैंने गिलहरी को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसने कोई क्वेश्चन मार्क पहना हो, फिर जिस तरह से वो बैठी तो ऐसा लगा जैसे स्ट्रेट बैठी हो, और उसको एकदम ह्यूमन की तरह वो ट्रीट कर रहा है कि देखो सीधा बैठ के खा रही है, क्वेश्चन और मार्क टेल के जैसा है, और जो स्किन है वो तो ओवरकोट के जैसी लग रही, तो ओवरकोट तो ह्यूमन पहनते हैं ना। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी गिलहरी कितनी ह्यूमनली है, ह्यूमन की जैसी हरकतें कर रही है, ओवरकोट पहना हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी पूछ रही है, और सीधे बैठ के नट खा रही है, और उसको टीज करना बहुत पसंद है, प्ले करना बहुत पसंद है। तो ये किसी एनिमल के बारे में अफेक्शन को शो करता है कि कैसे एनिमल की चीज को डिस्क्राइब कर रहा है पोएट, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी गिलहरी कितनी ज्यादा चंचल है और कितनी प्यारी है, उसको खेलना पसंद है, अगर तुम उसके पास जाओगे दूसरी तरफ भाग जाएगी। सो दैट्स हाउ ही लाइक्स हिज स्क्वायरल, ठीक है। अभी गिलहरी है तो हिज या हर कुछ भी लगा सकते हो, पोएट ने हिज को प्रेफर किया है, ठीक है। लेंगे या इसलिए लेंगे, ये तो पोएट ही जाने। तो कितनी इजी पोएम है ये तो बहुत ही इजी पोएम है, बस ये देखना था कि गिलहरी को बहुत ह्यूमन की तरह वो डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज द कैचिंग पॉइंट हियर। उसके अलावा बहुत एकदम स्ट्रेट टू स्ट्रेट पोएम है, ठीक है। तो स्क्विरल में हमको क्या मिलता है सीखने के लिए? स्क्विरल से हमको ये समझ में आती है कि जो एनिमल्स हैं दे आर सो प्लेफुल एंड ब्यूटीफुल, कि उनके साथ खेलना ह्यूमंस को कितना पसंद है, कितना अच्छा लगता है जब हम गिलहरी को देखते हैं, और मजा आती है उसको देखते हैं, उसको इधर उधर से उधर दौड़ते हुए देख करके। इतना फुर्तीला जीव तुमने देखा नहीं होगा, अगर गिलहरी को देख रहे हो तो यू विल वंडर, इसको देख के ऐसा लगेगा कि यार ये क्या चीज है, कि इसकी टेल कितनी सुंदर है और इसने ओवरकोट के जैसा कुछ पहना हुआ है। तो वही वो डिस्क्राइब कर रहा है। पोएट को लव है एनिमल से, ये शो होता है इससे, और ये भी पता चलता है कि कितनी प्लेफुल चीज है और उसको खेलना पसंद है गिलहरी। बल्कि सी ऑफ फॉलिएज में हमको ये पता चला कि पोएट को ग्रीनरी बहुत पसंद है और वो ब्यूटी और कितनी तारीफ कर रही है ग्रीनरी की, ठीक है। यस मैम। अभी कोई बता जिसको ये दोनों पोएम ना समझ आई हो? ओके, सब लोग अपने अपने पसंद की पोएम की समरी लिखेंगे।
और अपने अपने पसंद की पोएम का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। जिनके में जो सिलेबस में है वो वही करेंगे, ठीक है। दोनों करने का मन है तो कर लो, बट जो सिलेबस में वो तो करनी है। और जिनके सिलेबस में ये दोनों ही नहीं है, मतलब एनसीईआरटी भी नहीं चलती और साक्षी वाली बुक भी नहीं चलती, वो दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। एम आई क्लियर? मैम मैं दोनों लिखती हूँ बैठकर। जिसको दोनों लिखना है वो दोनों लिख लो, मुझे तो दोनों पोएम छोटी छोटी अच्छी लगी, ठीक है। यस मैम। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद 2 अदर पोएम्स ऑफ यशवर्धन की चॉइस और जय की चॉइस, और कोशिश करूंगी कि अथर्व वाली भी ले लूं तो 3 में ही हो जाएगा, और जिसके यहाँ चलता है तो चलेगा, ठीक है।